नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, मैं आज तो वैसे मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, प्रधानमंत्री का पहला कैबिनेट बैठक हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई दिखास छपास से दूर रहें और पुराने मंत्रियों का अनुभव का लाभ लें। हालांकि मेरे को यही समझ में नहीं कि भाई पुराने मंत्री और अनुभवी और कामयाब थे तो उनको हटाया ही काहे। कहीं ये इशारा तो नहीं था ना कि आप पुराने मंत्रियों का अनुभव का लाभ लें कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको हटाना पड़ा, तो कम से कम वो आप ना करें। हो सकता है कुछ ऐसा हो, इस पर चर्चा। मैं आज इस पर चर्चा नहीं कर रहा। मैं एक ऐसे बात पर चर्चा करता हूँ जिसमें भारत का समाज कभी आंदोलित नहीं हुआ, सार्वजनिक रूप से मांग नहीं किया। कभी कभार सोशल मीडिया पर कुछ खबरें चल जाती है, आदमी 10-5 मिनट तक पढ़ के और सोचता है कि क्या ये संभव है, अच्छा ऐसा हुआ होगा। मुझे तो नहीं लगता। आज बात उन्हीं सब विषयों पर। मित्रों, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने से फिर बदनाम होने का खतरा है, पक्षपात होने का खतरा है। मैं सिर्फ बताऊंगा, रेफरेंस दूंगा, समझना आपका काम है। शुरुआत करते हैं बिहार के राजनीति से। बिहार में जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है, नीतीश कुमार का अपना मंत्री कह रहा है कि बिना घूस दिए, बिना रिश्वत दिए, बिना बेईमानी के कोई काम नहीं होता। अफसरशाही बेलगाम है, मंत्री सार्वजनिक घूस ले रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, नीतीश कुमार का अपना मंत्री कह रहा है, अपना विधायक कह रहा है, उनके पार्टी का। पहले ये क्लियर हो जाए कि कहोगे कि यार राकेश परमार तू तो बकवास करने लगा, तो मैं क्लियर कर दूं, ये सार्वजनिक और मंचों पे है और अब हर जगह सर्वविदित हो गया है। उस बिहार में जहां पर अभी जो पूर्ववर्ती सरकार थी श्रीमान लालू प्रसाद यादव की, उनके जो 2 नौनिहाल हैं, ये जो एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और दूसरा मंत्री था, ये जब नाबालिग थे ना, तब इनके नाम की संपत्ति का रिकॉर्ड टूट गया था। मतलब नाबालिग बच्चों का रिकॉर्ड टूट गया था कि भाई इतना कोई आदमी उनके जन्मदिन में खेत दे रहा है, तो कोई बंगला दे रहा है, तो कोई घर दे रहा है, कोई ज़मीन दे रहा है। नगदी और ज्वेलरी का तो खैर हिसाबे नहीं है क्योंकि उसको रजिस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो बताना आवश्यक नहीं है। उसी बिहार में एक मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, गृह मंत्री थे, दलित समाज थे और मुख्यमंत्री तक पहुंचे। पता चला कि जो बिहार में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, आज उनका परिवार मजदूरी कर रहा है, घर नहीं है उनके पास। और बड़ी मजे की बात है कि प्रधानमंत्री वाला जो मुफ्त आवास योजना के तहत भी उनको आवास नहीं मिला, जबकि दलित है। मान लो स्वर्ण समाज से होते तो कहा जाता कि भाई सरकार के नज़र में तो सड़क पर भीख मांगने वाला स्वर्ण भी जमींदार है, लेकिन कम से कम वो तो दलित समाज के थे, दलित कोटा में दे देते। लेकिन पता चला कि उनका परिवार मजदूरी करके अपना यापन कर रहा है, लेकिन इतने स्वाभिमानी हैं कि गांव के थानेदार को भी नहीं बताते कि मैं मुख्यमंत्री के परिवार का हूँ। शायद वो इतने स्वाभिमानी होंगे कि उनको लग रहा होगा कि दादाजी का नाम बदनाम न किया जाए। वो ईमानदार थे, इसलिए नहीं कि मैं उनका नाम बेच करके बेईमानी करूँ। उत्तर प्रदेश में हमारे गोरखपुर क्षेत्र में एक विधायक जी हैं, वो सबसे भ्रष्टतम पार्टी के विधायक हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो ऐसे पार्टी के विधायक थे जिनको धरती का सबसे भ्रष्टतम पार्टी कहा जाता है, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह का एक बेटा है जो उनका बेटा ही नहीं है, उसके पास दुनिया की सबसे महंगी कारों का कारवां है। अखिलेश यादव को टाइल और टोटी इसलिए उखाड़ना पड़ा क्योंकि टाइल कीमती नहीं था, टाइल के नीचे बहुत कीमती और कीमत था, जिस वजह से उनको टाइल उखाड़नी पड़ी थी। ये वही अखिलेश यादव हैं जो कहीं कोई नौकरी नहीं करते, कई 100 करोड़ के लखनऊ में होटल बना रहे हैं। नौकरी नहीं है उनके पास कोई, मुख्यमंत्री का पेंशन जो मिलता है वो मिलता है, और हम सबको पता है कि मुख्यमंत्री के रूप में तनख्वाह और पेंशन कितना मिलता है। कभी किसी ज़माने में मुलायम सिंह जी को साइकिल खरीदने की पैसा नहीं थी,
चंदा लेकर के एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदे, इसीलिए उन्होंने अपने पार्टी का निशान सिंबल साइकिल रखा। आज वो चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ से सैफई वोट देने के लिए आते हैं। मजे की बात है कि ऐसे पार्टी में भी एक विधायक ऐसे थे जो खेतों में स्वयं काम करते थे और एक मड़ई पलानी फूस का उनका मकान है, और एक बार दो बार नहीं 3 बार विधायक रहे हैं। मतलब आश्चर्य की बात यह है कि वो 3 बार विधायक रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में। उन्होंने अपना घर नहीं बनाया, अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। हालांकि खेतों में काम करने की नौटंकी और फोटो खिंचवा के डालने वाले अभी बहुत नेता हैं जो 17-18 करोड़ की गाड़ी में जाते हैं महंगी शूट बूट में और जा करके खेत में फ़ोटो खिंचवाते हैं कि मैं खेत में काम करता हूँ। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन नहीं, वो फ़ोटो नहीं खिंचवाते, उनका फोटोग्राफी नहीं है खेत में काम करने का, वो रियल में खेत में काम करते हैं। तमिलनाडु में एक नेता है जो अभी भी बसों में कंडक्टरी कर रहे हैं। कर्नाटक में एक आदमी है जो चाय का दुकान चलाते हैं और MP MLA रहे हैं। मैं बात आज़ादी के उन दीवानों परवानों की नहीं कर रहा हूँ, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका परिवार आज सड़क पे है, और आज़ादी मिलने के बाद जो लोग वहाँ पर दलाली और चाटुकारी करते थे वो सबके सब अरबपति हैं और महंगे महंगे बंगलों में रह रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो राजनीति में रह करके भी, काली कोठरी में रह करके भी जो आदमी बेदाग रहा। क्या हम सबकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि हमें उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए? उसे 2 फायदा होगा। एक तो ईमानदारी प्रमोट होगी, आप ईमानदारी को इंडोर्स करेंगे और जो लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा कि देखिए हमारा देश एक ऐसा देश है जो ईमानदारी का सम्मान करता है। मैं फेसबुक पर बोलूँगा 2, 4, 500, 1000, 10,000 आदमी देख लेंगे, वहाँ तक पता नहीं जाएगा क्योंकि उनके पास तो मोबाइल ही नहीं है कि उनको पता भी चले कि कहीं कोई चर्चा हो रहा है सुदूर में, दिल्ली में बैठा एक राकेश परमार हमारे बाप दादा की ईमानदारी का बखान कर रहा है, ईमानदारी की चर्चा कर रहे हैं। अजय राव जी को नमस्कार। लेकिन उन तक तो बात पहुंचे तब जब उनके पास मोबाइल हो, और मोबाइल भी हो तो उनके पास डाटा हो, चलाने की क्षमता हो, संभालने की समझ हो। ये तब होगा जब उनके गांव का प्रधान, उनके एरिया का विधायक, सांसद उनके यहाँ जाएगा और सार्वजनिक सम्मान आयोजन करेगा, और स्कूल पर, अपने जगह पर किसी सार्वजनिक सभा, नेताजी का कोई भाषण हो, वहाँ बुलाया जाएगा, बोला जाएगा ये बिहार के फलाने वाले मुख्यमंत्री जी के परिवार के हैं, इनके बाप दादा जो लगते हों इतने ईमानदार थे कि उन्होंने इतना रुपया भी नहीं जोड़ा कि इनका घर बन सके, इनका अपना घर नहीं है, फूस के मकान में रहते हैं और उनके पोता आज खेतों में काम करते हैं। तो होगा क्या कि एक सार्वजनिक ईमानदारी का इंडोर्स होगा, और जो लोग ईमानदारी के विषय में थोड़ी बहुत सोच रहे होंगे वो प्रोत्साहित होंगे कि हमारा देश ईमानदारी का कदर करता है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनका मैं नाम रखूँगा क्योंकि वो मेरे बड़े आदरणीय थे। मैं बात कर रहा हूँ राम बहादुर सिंह जी, बिहार के थे, श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के मंत्रिमंडल में ग्रामीण विकास मंत्री थे। वो भी जब चुनाव लड़ते थे तो कुछ खेत जमीन बेच देते थे। बिहार के एक बड़े होनहार नेता हैं, आजकल बीच में मंत्री भी बने थे, फिर हटा भी दिए गए थे, बड़े तेज तरार हैं। उन्होंने कहा कि बताइए चाचा जी, क्या मिला है आपको? ग्रामीण विकास मंत्री है, पैदल राकेश के साथ चल रहे हैं, ना इसके पास पैसा है ना आपके पास पैसा है। हम लोग श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के घर से पैदल आ रहे थे और वो अपनी बड़ी गाड़ी में आ रहे थे, रास्ते में रोक लिए, 10 आप क्या जा रहे हैं, आइए बैठिए। तो उन्होंने बोला नहीं हम पैदल चल रहे हैं राकेश के साथ, आप जाइए, आइए ना। तो नहीं, वो आ गए और दास साहब यहाँ पहले बैठे थे और चाय की ऑर्डर तो बोले कि वो राम बहादुर चाचा और राकेश भी आ रहे हैं। बोला कहाँ है? तो भी पैदल आ रहे हैं। तो मोबाइल तो था नहीं कि पूछे भी कहाँ तक पहुँचे हो। तो वही पहुँचने के बाद कहे तो राम बहादुर चाचा ने एक बड़ा बढ़िया बात कहा। बोले सुनो मिस्टर फलाने, आदमी के ना जीन में बेईमानी होती है, अगर मैं अभी बेईमानी करने की सोचूं भी ना तो लोग कहेंगे मजाक कर रहा है। मतलब हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई है या इतनी ऐसी छवि बन गई है कि अगर मैं सोचूं कि यार मैं बेईमानी करूंगा अब, तो लोग कहेंगे कि मजाक कर रहा है।
मैं किसी को सीरियस कहूँ तो कहेगा कि ऐसा ना हो कहीं पुलिस में पकड़वा दे कि देखो मेरे को रिश्वत दे रहा था, क्योंकि छवि बन गई है और 50-60 साल तक जीवन निकल गए हैं तो बाकी भी निकल जाएगा। बाल बच्चों का ईश्वर जाने, वो है ना। कुछ ऐसी परिस्थिति भी आती है कि लोग ईमानदारी के आगे कुछ सोचते ही नहीं। हमें ऐसे लोगों का सार्वजनिक सम्मान करना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधियों को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। तो बात कहूँगा तो लोग मेरे वीडियो देखना बंद कर देंगे, क्योंकि उसमें हम भी दोषी हैं। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अमूमन मैं श्रद्धेय रामसुंदर दास साहब के पास रहता था। अमूमन एक बार दास साहब ने कहा कि यार राकेश, अब की बार बिल बड़ा महंगा आ गया है यार, ये फ़ोन इतना इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। मैं बोला जी 2 आदमी इस्तेमाल करता है। एक आपके बेटा अपने मेहरारू से बात करते हैं, उनके मेहरारू कभी ब्याह नहीं हुई थी, नया नया बातचीत चलता था तो टेलीफोन लेकर के सो जाते थे। अब वो खैर उनकी मेहरारू बोलती भी होंगी तो बतियाते नहीं होंगे। वो मैं कह रहा हूँ, मृत्युंजय जी को चाहिए तो मेरे ऊपर केस कर दें, नाराज हो जाए। वो बेचारे टेलीफोन लेकर के कोने में बैठ जाते थे, दादाजी पार्लियामेंट गए और ये लो पता ना क्या बात करते थे। हम लोगों ने भी बड़ी लंबी लंबी बातें की है। और अब जब पत्नी पुत्री सुनिए ना, बिटिया की शादी के में ऊपर वाले कमरे में जाओ, अभी मेरे को थोड़ी देर आराम करने दो। अब हर आदमी की शादी स्थिति आती है, तो उनका भी नया नया शादी हुआ था, खूब बतियाते थे और फ़ोन का बिल आता था। और कोई आदमी आता था तो ज़रा बेंगलोर में मिला दो, ज़रा कर्नाटक में मिला दो, तब बिल आता था सांसदों का। फ्री में नहीं था फ़ोन, बाद में फ्री हुआ। उसी पर वो चर्चा कर रहे थे। फिर एक दिन हम और वो बैठे थे तो हमसे बहुत अनौपचारिक बातचीत होती रहती थी। तो वो बोले कि राकेश, तुम घर में खर्चा कितना होगा इसमें कभी ध्यान दिया? मैं बोला नहीं। बोला देखो, एक आदमी जब आता है ना हमारे यहाँ, कृपया ये बात को अन्यथा मत लीजिएगा, कोई आदमी, चर्चा की बात हो रही है कि आदमी क्यों बेईमानी करता है और किस लिए बेईमानी करता है। इसलिए कि हम उसको बेईमान बनाते हैं। मान लीजिए कि मैं अपने सांसद के यहाँ गया और सांसद ने मेरे को चाय नहीं दिया, आते हुए गाली देता हूँगा कि यार एक चाय भी नहीं पूछा, मेरे लिए कहीं कोई टेलीफोन नहीं की, कुछ खाने पीने का नहीं पूछा, बलिया से आया हूँ मैं, अपने एमपी के यहाँ गया हूँ, चाय पानी भी नहीं पूछा, कहूँगा बड़ा बेईमान आदमी है। अब कल्पना करिए कि मैं अपने एमपी के यहाँ जा रहा हूँ, बलिया से आया हूँ, तो चाय ले तो आज की तारीख में 5 रुपये चाय बनाने में खर्चा है, खरीदने का छोड़ दीजिए। उसके बाद 2 बिस्कुट है 7 रुपया, सस्ता वाला की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद गुड़ और पानी 50 पैसे 1 रुपया का, वो भी हो गया। मतलब एक आदमी घर में घुसते 10 रुपया खर्चा कर रहा है। अब हमारे जैसे अगर रोज 10 आदमी भी आ जाते हैं तो 100 रुपया रोज हो गया। तो महीने का इतना हमारे मिलने वाले लोग हमारे एमपी का खर्चा कर देंगे जितना उनका तनख्वाह है, भत्ता है। उसके बाद में एमपी साहब को भी गाड़ी में जाना आना है, घूमना है, पार्लियामेंट जाना है, कपड़ा क्रीच वाला ही चाहिए, क्योंकि फटा पुराना कपड़ा पहन के जाएंगे तो लोग उनको देखेंगे ही नहीं। अब उनके पास मजबूरी बन जाएगी कि आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को फ़ोन कर, द्विवेदी जी फौज से रिटायर हो, बाकी नौकरी भी करो, कुछ मदद करो। अब प्रेमनाथ द्विवेदी का जो ठीक है ठाकुर साहब, अब आप कुछ कह रहे हैं तो करेंगे, अपना भी तो बहुत स्थिति कहाँ है, मिलिट्री में पेंशनर ना है। बोला हाँ कोई बात है, उसी में थोड़ा करना। अब प्रेमनाथ द्विवेदी जी भी शिरोमणि है, कहेंगे चलो यार मांग दिया ठाकुर तो 100-5 की मदद करने। अब जब ये 100-50 की मदद करेंगे तो कहेंगे कि सुनो वो टेंडर में ज़रा फ़ोन करना, मेरा बेटे के लिए है, अगर निकल जाता है। बोले यार ऐसे तो मैं नहीं करता, बेहुदा में नहीं करता, मेरे से चंदा मांगेगा, चुनाव में मदद का तरफ याद नहीं है। अब वो कहेगा यार ये ठीक है, प्रेमनाथ द्विवेदी जी को तो मैंने चंदा मांगा था, बेचारे बिन मतलब दे दिए थे, तो अब इनके लिए फ़ोन, तो अब प्रेमनाथ द्विवेदी को मदद होगा। अब फिर राकेश परमार 1 कप चाय पी करके आ गए, कोई उनका काम नहीं हुआ। अगर मैं जाऊं, मैंने एक आदमी को कहा था, वो मैं नाम नहीं लूँगा, इस टाइम बिहार सरकार में बहुत बड़ी हैसियत में है, दास साहब के सामने ही कहा था, तब वो नए नए मंत्री बने थे। मैंने उनको बोला कि सर एक को काम करना है, तो दास साहब ने बोला हाँ राकेश फ़ोन मिलाओ। बेंगलोर में किसी बच्चे का एडमिशन था और ये सर बुमई को फ़ोन मिलाना था, स्टडी लगती थी तब, क्योंकि स्टडी लिया जाता था। तो हमने उनको बोला 2 रुपये दीजिए। क्या बात कर रहे हो? मैं बोला आप चाहते हैं कि रामसुंदर दास ईमानदार बने रहे तो आप 2 रुपया पहले मेरे को दीजिए, उसके बाद फ़ोन करवाइए, क्योंकि आप पर 2 रुपया खर्चा है। 8 आने का फ़ोन है, 1 रुपये का लेटर हेड है और 8 आने का लिखाई।
₹2 दीजिए, चिट्ठी लिखवाइए, फ़ोन करवाइए और जाइए। और अगर आप नहीं देंगे तो आप जैसे 200 लोग यहाँ पर आते हैं, 2-2, 3-3 रुपया खर्च होगा, ₹500 जो होगा, ₹1500 तनख्वाह है रामसुंदर दास का। कहाँ से कमाएंगे? फिर बेईमानी तो करनी पड़ेगी ना। स्थिति ये है कि हम ही उनको बेईमान बनाते हैं। दूसरा और बात, मान लीजिए कि मेरा बलिया का नेता कोई उभरता हुआ नेता है, मेरे ऊपर साइकिल से आवे, फटा पुराना कपड़ा, पसीने की बदबू मारता हुआ, चप्पल फटा हुआ, मैं बोला तू वाकई नेता है? हाँ, हट। और एक आदमी गुंडा बदमाश आवारा छिनतई करके 4 फॉर्च्यूनर गाड़ियों में आता है, 40 आदमी उसके आगे पीछे मारता, निकला, मैं नेताजी जा रहे हैं। अब वो नेताजी अपने आप हो गए, मैंने कह दिया, उसको नेता बनने की इच्छा नहीं, वो तो गुंडा है। लेकिन 4-5 आदमी हमारे जैसे उसको नेताजी 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 कह दिए। अब वो क्या कहेगा कि कहेगा कि यार ये तो बात ठीक है, नेताजी ही है। अब वो कहेगा जब नेताजी है तो हम नेता बन जाते हैं। था वो गुंडा, है वो गुंडा, लेकिन बन गया नेता, क्योंकि हमने उसको बना दिया। अब जो ईमानदार फटाहाल वाला आदमी है वो कहेगा प्रेमनाथ द्विवेदी जी एक काम करो, कुछ पैसा दो भाई, कि मैं कुछ पैसा दो, मैं भी कुछ गाड़ी वाड़ी खरीद लूँ। बिना गाड़ी और बिना गेटअप सेटअप का आदमी नेता मान नहीं रहा है। तो जब नहीं मान रहा है तो क्या करें, मजबूरी है भाई। अब हम ही उसको बेईमान बनाएंगे, और एक बार बेईमानी की लत लग गई तो बड़ा अच्छा लगने लगता है, फिर हम कहाँ किसी से बात कर पाते हैं। मित्रों, ईमानदारी का कीमत अगर आप नहीं करेंगे तो नेता बेईमान होंगे। जिस दिन आपने पूछ दिया अपने नेता से, भाई पिछले चुनाव में तो तू आया था, तो फटेहाल साइकिल थी तेरे पास, अब ये फॉर्च्यूनर कब लिया, कैसे लिया, किस पैसे से लिया, तो जा करके मैं ये समझूंगा, मैं ये समझने पर मजबूर होऊंगा कि यार जनता समझ गई है, जनता समझने लगे है, इसलिए अब मुझे ईमानदारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बेईमानी का अब कहीं कोई स्कोप नहीं है। मित्रों, ये तभी होगा जब ईमानदारी का सार्वजनिक अभिनंदन होगा, सार्वजनिक वंदन होगा, सार्वजनिक चर्चा होगा और सरकार उनका सम्मान करे। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि उनको कोई दान दक्षिणा और भीख दे, क्योंकि वो उनके बाप दादाओं और उन पूर्वजों का जिन्होंने ईमानदारी किया है उनके सम्मान पर ठेस पहुँचेगा, लेकिन कोई आदमी सार्वजनिक सम्मान कर दे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक वाकया है मेरे यहाँ का, मैं अच्छा नहीं लगेगा नाम लेना। फौज में थे और कारगिल में उनका देहांत हो गया था। उम्र में मेरे से छोटे थे। मैं जा रहा था अपने गांव से, तो वो पैदल जा रही थी। तो मैंने बोला चूँकि हमारे छोटे भाई के हैं, तो हमारे यहाँ छोटे बाबा के लोग पर्दा करती हैं, तो मैं बोले ये कौन है, तो बोला वो फलाने। अच्छा, मैं गाड़ी रोको, मैं आगे बढ़ा, उतरा, और हम चूँकि भव्य को छू नहीं सकते तो हमने बोला रुको, और ज़मीन पकड़ के ऐसे पाँव का हाथ किया, तो वो ऐसे पर्दा की और उनकी भतीजी चाचा काहे ऐसे करता रहा। अब मेरे आँख से आंसू आ गया। तो मैं बोला कहाँ जा रहे हैं, तो बैंकवा में जाता नहीं, सिग्नेचर के कहले बात। तो हमने बोला बैठिए। अब हमारे यहाँ भव्य भसुर में बैठते नहीं है, मैं आगे बैठा, उनको सबसे पीछे वाले में बैठाया, तभी वो नहीं बैठ रहे थे, भाई जी के साथ बैठेंगे नहीं। हमने बोला कि आपके पति ने देश पर अपना जान कुर्बान किया है, कुछ नहीं तो आने जाने वाले लोग अगर आपको ऐसे कर देना तो कम से कम आपको आपके पति की कमी नहीं खलेगी। वो हमारे घर आए, मेरे पत्नी को गले लगाया, बोला जानते बहुरानी, हमारे यहाँ बहुरानी मतलब देवरानी को बोलते हैं बहुरानी, भाई जी ने ना हमको इतना सम्मान किया, और रो रही थी खूब। मेरी चाची अगर कहा फलना वो कह रो तरू, देखी ना चाची भाई जी ऐसे ऐसे हमारा के प्रणाम कोई नहीं है, हमारा तो धर्मे खराब हो गई। चाची मेरे बोले रकेशवा का के अरे, हमने चाची इनके पति ने अपना जान दिया है देश के नाम से। प्रधानमंत्री कहे हैं कि जब काफिला निकले तो आप प्रणाम करिए, ताली बजाइए, सलूट करिए, बड़ा खुश होगा फौजी। हमने वही किया। उन्होंने कहा कि ओकर अपन भाई धन ले खातिर रोज मारा मारी करता ते करके प्रणाम करता रहे। तो मैं बोला ऐसा है तो मैं अभी पुलिस में फ़ोन कर रहा हूँ। अच्छा चल चल नेतागिरी दिल्ली में करना, यहाँ आकर के मारा मारी करवाएगा।
आज भी अभी भी अब वो मेरे को फ़ोन करती हैं, मेरे पत्नी से बात करती हैं, हालांकि मेरे से वो बात नहीं करती, उनकी बेटी बात करती है, चाचा कैसे हैं, मम्मी पूछ रही थी, मम्मी मम्मी सुन रही हैं, चाचा आप आशीर्वाद दीजिए चाचा। आज बात होता है, प्रणाम उड़ाम करती हैं, मेरे पत्नी से रोज़ बात करती हैं। मैं उनके भावना को समझ सकता हूँ, कितनी खुश है। मित्रों, इस तरह का 2-4 लोग भी अगर उनको प्रणाम कर दें, हमारे नेताएं जो ईमानदार थे, जिन्होंने देश पर को सर्वोपरि माना, बेईमानी कहीं नहीं किए। अगर ये जैसे हमारे यहाँ प्रधानी का चुनाव हो रहा है, काउंसलर का चुनाव हो रहा है, यही लोग जाए और कहे कि सबसे पहले मैंने मंदिर के बाद सोचा कि आपका दर्शन करें, हमारा चुनाव सफल हो जाएगा, तब भी उनका दिल गदगद हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। राशन के लाइन में आवे उनके परिवार के लोग, फ्री वाले राशन में भी 2 गांव के नौजवान और आजकल नौजवान बच्चे कर सकते हैं, सिर्फ उनको बताने की बात है। नौजवान बच्चा आज का कर सकता है। उस फेसबुक वाला जो ज़माना, व्हाट्सएप वाला ज़माना है, व्हाट्सएप पर सर्कुलेट कर दीजिए, वो ये बात को करने को तैयार है। अगर आप उसको करिए कि भाई ऐसा करो, तो वो सबसे पहले उनको अगले लाइन में खड़ा कर देंगे कि आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब लाइन में, आप राशन पहले लीजिए। उसका दिल चौड़ा हो जाएगा। मित्रों, मेरा आज का मुद्दा ये था कि प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रियों को शुचिता की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा ऐसा प्रधानमंत्री है, लेस मात्र भी अगर कुछ सुनते हैं, आदमी कितना हो बड़ा हो उसको चलता कर देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री तक की अगर मेरी बात पहुंच जाए तो मैं समझता हूं कि वो ज़रूर ये करेंगे। इतनी भीड़ भड़ा और इतने टेंशन में उनको याद नहीं आता होगा कि प्रधानमंत्री किसी दिन मन की बात में ये बात रख दें कि बहनों और भाइयों, आप अपने आजू बाजू अगर कोई ईमानदार जनप्रतिनिधि रहा हो, जो कभी मंत्री रहा, आपको कल्पना कीजिए कि बिहार जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो आदमी के पास अपना घर नहीं है। हाँ, उनके पास अपना घर नहीं है। ये सोच सकता है बिहार में, मतलब बिहार में मुखिया जी का गाड़ी नहीं आ जाती है, और वो जहाँ मुख्यमंत्री रहा है उसके पास उसका परिवार मजदूरी करता है, घर नहीं है उसके पास। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का पार्टी का भ्रष्टतम बेईमान आदमी कि पार्टी में है, उनका अपना फूस का मकान है। हम लोग गए हैं, बहराइच साइड के हैं वो, मैं गया हूँ उनके साथ, मैं मिला हूँ उनको, क्योंकि हमारे बहराइच के एक मित्र थे, जगदम्बिका पाल के चुनाव में गए थे, तो पता चला, मैं उनके यहाँ गया तो पाँव वाँव छू कर प्रणाम किया। हालांकि वो एक बात बोले, मैं उनको बोला कि सर आप गलत बोल रहे हैं। बोले आप बाबू साहब हैं, मेरी पाँव छू रहे हैं, आप जानते हैं मैं कौन हूँ। मैं बोला आप, मैं आया तो था मंदिर में दर्शन करने, लेकिन मंदिर में भी गलत भगवान बैठा है सर, आप कृपया ऐसा ना करें। आपकी ईमानदारी को सलाम है, आपके जाति को नहीं। और अब आप ही लोग कहते हैं ना जात तोड़ो समाज जोड़ो, तो हम जब बात जोड़ने आए तब जाति का अधिकार है। गले लगा ले, बोला नहीं मैं तो बस एक पासा फेंका था कि अभी तक आप राजपूत ही हैं या आप। मैं बोला मैं पक्का राजपूत हूँ, और राजपूत ही दूसरे लोगों का सम्मान करना जानता है, ये बात जान लीजिए। तो घर से मंगाए, बोला हाँ गुड़ ले आओ, गुड़ उतना, मैं उनका पूरा गुड़ खा गया, हंसने लगे। बोला नहीं नेता लोग तो आते हैं, ऐसी बात नहीं, कभी कभी कोई पत्रकार भी आता है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो बात नहीं है। और देखिए, मैं किसी टीवी मीडिया में आने के लिए नहीं किया था कि मैं टीवी में आऊँ कि मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ। चूँकि मैं ईमानदारी है, वो तो कहीं लिखा है कि बेईमानी करना है। ईमानदारी करना तो हर जगह लिखा हुआ है, जहाँ कार्यालय में जगह लिखा है कि किसी को रिश्वत ना दो, तो रिश्वत लेना कहीं नहीं लिखा है। तो जो चीज़ नहीं लिखा है आदमी वो कर रहा है तो अपराधी है। हमने कोई उपकार एहसान नहीं किया, क्योंकि लिखा ही रहता कि आपको शुचिता राजनीति में बनानी है, ईमानदारी करना है, बेईमानी नहीं करना। हमने वही किया, इसमें कोई नया क्या किया। देखिए उनकी महानता, कितना शानदार बोल था उनका कि हमें तो ईमानदारी लिखा गया है, बेईमानी नहीं लिखा गया, वो लोग कर रहे हैं, हमको तो ईमानदारी लिखी गई, वो कर, हमने कौन सा एहसान किया। मैंने उनका पाँव छुआ और कहा कि सर मैं नहीं चाहता कि इसको फोटो डाल करके मैं आपका बदनामी और अपना नाम कराऊं, लेकिन हाँ आप मानिएगा कि मैं जहाँ भी रहूँगा मेरे दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी कि ईश्वर आपको कभी किसी तरह की कष्ट ना दे। उन्होंने एक और बात कही, एक नेता का नाम रखा, मैं नहीं रखूँगा। बोले राकेश बाबू हमारे साथ विधायक थे, पहले साल में काम कर गए, हम लोगों को पता था, हालांकि हमारे टाइम में इतना ज़्यादा ओपन काम नहीं होता था, लेकिन उनका काम पता चल गया। आज आप ही के यहाँ दिल्ली में अपोलो में इलाज करवा रहे हैं और रोज़ दुआ करते हैं कि हे प्रभु उठा लीजिए। प्रभु जी उनका खाता ही नहीं देख रहे हैं, और मेरे से 3 साल उम्र में छोटे हैं। और देखिए आप आए तो मेरा बेटा हल चलाने लगा, मैं आपसे बैठ रहा हूँ, थोड़ा सुस्ता भी लिया, फिर चलाऊँगा।
मैं बोला सर आप में ईमानदारी की जीन है, ईश्वर आपको कष्ट दे ही नहीं सकता। तो मित्रों, सार्वजनिक क्षेत्र में रहने वाले या अधिकारी, हमने देखा है कि जो अधिकारी ईमानदार होता है उसको बेईमानी के लोग किसी न किसी तरह से फंसाने, तरपाने, परेशान करने पर लगे रहते हैं और उसको जगह जगह प्रताड़ित करते हैं कि वो या तो बेईमानी पा जाए या नौकरी छोड़ दे। ऐसे में हम सब लोग अगर चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक नेता बेईमान होगा हमको असर करेगा, अफसर बेईमान होगा हमको असर करेगा, क्योंकि अगर ईमानदार होगा तो भी हमको असर करेगा, बेईमान होगा तो भी हमको असर करेगा। तो प्रोटेक्ट हम ही को करना है। जैसे हमें पता चले कि हमारा अधिकारी ईमानदार है और नेता उसको परेशान कर रहा है, लोगों को उनके समर्थन में खड़ा हो जाना चाहिए। और जनभावना एक ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छे लोगों को अपने निर्णय बदलने पर मजबूर कर देती है। फिर ईमानदारी तो निर्णय नहीं है, वो तो है ही है, उसमें क्या बदलना। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये ज़रूर करूँगा कि देश भर के ईमानदार लोगों को मेरा प्रणाम है, सत सत प्रणाम है। आप अपनी ईमानदारी पर हैं और आम जन से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे जनता जनार्दन, जहाँ भी आप सुने कि ये आदमी बेईमानी करने वाला स्कोप पर था और बेईमानी नहीं किया, आप उसका सार्वजनिक अभिनंदन करें, वंदन करें, उसका सार्वजनिक सम्मान करें। उसको तो सम्मान मिलेगा मिलेगा, जो दूसरा बेईमान आदमी है उसको भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि काश आज मैं भी ईमानदार होता तो ये सम्मान मिलता। क्योंकि सम्मान का भूखा तो कोई भी है, हर आदमी चाहता है कि लोग हमको बढ़िया कहें। और अगर सार्वजनिक मन पर सार्वजनिक शख्सियतों के द्वारा बढ़िया कहा जाएगा तो ये किसी को भी अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ईमानदारी की जय हो, बेईमानी की क्षय हो और आप सब में शुचिता हो और सार्वजनिक सम्मान करने की मादा हो। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें और ईमानदारी के साथ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।